Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is architect Pankaj Sharma. Today is the day 4th of SketchUp training, the third week of internship. तो कल हमने सीखा था कि SketchUp के कितने टाइप के टूल्स होते हैं और उनको यूज कैसे करते हैं, जैसे कि ड्राइंग टूल, मैनिपुलेशन टूल्स, डिस्प्लेइंग टूल्स। बट कल हमने डिस्प्लेइंग टूल्स का जो पूरा चैप्टर था उसको हमने शिफ्ट कर दिया था आज के लिए। आज हम सीखेंगे कि स्टाइल्स को कैसे यूज करते हैं, स्टाइल्स कैसे बनाते हैं, सीन्स कैसे क्रिएट करते हैं, और डिस्प्लेइंग टूल्स जो हमारा कल थर्ड कैटेगरी रह गई थी एक, हम वो देखेंगे कि डिस्प्लेइंग टूल्स कौन से होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं और उनसे हम कैसे स्टाइल्स और सीन्स को जनरेट करके इमेजेस निकाल सकते हैं स्केचअप से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो कल हमने देखा कि हम ड्राइंग टूल्स और मैनिपुलेशन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, जिसमें कि लाइंस, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, आर्क्स, ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं और इनको मैनिपुलेट कैसे करते हैं। दैट मीन्स पुश पुल टूल हमने देखा, ऑफसेट टूल देखा, हमने स्केल टूल देखा, हमने रोटेट टूल देखा। अब आज हम बात करेंगे डिस्प्लेइंग टूल्स की। लेकिन उससे पहले कल के मैं एक क्वेरी का यहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो कल हमारे पास में एक क्वेरी आई थी जिसके अंदर स्टूडेंट से हमसे पूछा था कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हम स्केल करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने स्केलिंग का सिर्फ मिरर बताया था और उसको अलग अलग एक्सिस में स्केल करना बताया था विद स्केल फैक्टर, बट हमने रेफरेंस स्केल नहीं बताया था। रेफरेंस स्केल क्या होता है कि कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट की कोई एक एज को एक रेफरेंस, एक पॉइंट से, मतलब एक लेंथ से रेफरेंस लेके आप उस पूरे ऑब्जेक्ट को भी स्केल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं मेरे पास में यहाँ पे एक, मैं कुछ बॉक्स बना लेता हूं, इसमें कुछ एक्सट्रूजन्स कर लेते हैं ताकि हमें स्केल का इजी विजुलाइज हो जाए। आप देखेंगे कि ये जो मेरा बॉक्स है इसकी जो विड्थ है वो मेरी 29 फीट है, बट 29 फीट बहुत बड़ी है, मुझे इसको छोटा करना है। मुझे अगर इसको स्केल करना है 10 फीट पे, कि ये मुझे स्केल है, ये मेरा जो एज है ये 10 फीट की हो जाए, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको पिन करके और मैं 10 फीट एंटर करता हूँ तो ये मेरे को बोलता है कि पूरा मॉडल रिसाइज करने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जितना भी मॉडल होगा, जितनी भी ज्योमेट्री होगी पूरे पूरे वर्क स्पेस में, वो सारी सारी इस एक पॉइंट से स्केल हो जाएगी, इस रेफरेंस से स्केल हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से स्केल नहीं करते। इसको स्केल करने का जो दूसरा तरीका है वो है हम एक रेफरेंस लाइन पहले मार्क कर लेते हैं। तो मैं इसी पॉइंट से एक रेफरेंस लाइन लूंगा और मैं इसको 10 फीट लंबी एक लाइन ले लूंगा। अब आप देखेंगे कि मेरी ये जो लाइन है यहाँ पे आ गई है। अब मुझे ये वाली जो एज है, इस एज को इस लाइन जितना करना है, तो मैं यहाँ पे इसको रखूंगा। तो उसके लिए मैं पहले स्केल कमांड एक्टिवेट करूंगा एस से, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा जो बीच में है, इस पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा सिर्फ ये एक एक्सिस में ही स्केल होता है। अगर मैं इसे इस पॉइंट से भी रेफरेंस लेता हूँ तो भी ये मेरा एक एक्सिस में स्केल होता है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल यहाँ पे लेकिन अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो पूरा है वो इस पूरे पॉइंट से मेरा स्केल हो गया है और ये पूरा मॉडल मेरा प्रोपोर्शनलिटी स्केल हो गया है। तो मैं इस पर क्लिक छोड़ूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये मॉडल जो है वो स्केल हो गया है। अब मैं इसको इस लाइन के पास रखता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी ये लाइन जो है इसकी जितना वो पूरा स्केल हो गया है, वो एग्जैक्टली ये जो एज है वो मेरी इस लाइन के जितनी आ गई है और मेरा ये जो पूरा मॉडल है वो इस रेफरेंस के हिसाब से स्केल हो गया है। तो गाइस ये था हमारा स्केल रेफरेंस के हिसाब से। रेफरेंस के देखते हुए हम कैसे स्केल करते हैं। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक जो कि हमारा डिस्प्लेइंग टूल्स का। तो डिस्प्लेइंग टूल्स में हमारे पास में जो बेसिक टूल्स हैं, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूं, जो मैंने पहले अभी शायद से आपको दिया है। जिसमें है पहला ऑर्बिट टूल, जिससे कि आप जो है कैमरा में मूव अराउंड कर सकते हैं, 3D पूरे स्पेस में मूव अराउंड कर सकते हैं। दूसरा है आपका पैन टूल, जिसमें आप पैन कर सकते हैं अपने पूरे मॉडल को। तीसरा आपका है जूम टूल, जिसमें आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा जूम एक्सटेंड्स, जिससे हम जूम एकदम एंड तक आ सकते हैं। इसमें से आप देखेंगे कि मैंने कई टूल्स तो आपको पहले भी बताए हैं और पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं।
तो अब आते हैं हम इसके एडवांस टूल्स में। तो सबसे पहले जो इसमें टूल्स में आप देखेंगे एडवांस में, पोजीशन कैमरा, जो हमने पहले बात की थी पोजीशन कैमरा के लिए, उस पर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एक जगह पे पोजीशन करते हैं कैमरा को, उसकी हाइट देते हैं और आपको ये आई जो ड्रॉपर है ये मिल जाता है, जिससे कि आप अपना आई का लेवल सेट कर सकते हैं और अपने आई का व्यू सेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा वॉक अराउंड टूल, जिसमें आप वॉक करके अपने मॉडल की में एंटर कर सकते हैं, घूम सकते हैं और अपना सीन जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे थे डिस्प्लेइंग टूल्स। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पहले आपको दे दिया था, आपको पता ही है ये कैसे यूज करना है। दूसरा इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर हम जैसे कोई हम आई हाइट हम यहाँ पे सेव करते हैं, हमने यहाँ पे पोजीशन कर लिया कैमरा और मैं इसे आई हाइट पे यहाँ पे इस मॉडल को मैं सेव करता हूँ, तो आप इसमें कैमरा में आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस और मिलते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि अगर मैं इसे पैरेलल प्रोजेक्शन में करता हूँ तो ये मेरा ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाता है। इसको अगर मैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में करता हूँ तो ये मेरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आ जाता है। अब अगर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं तो इसमें जितनी भी वर्टिकल लाइंस है ये हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ये हमेशा सीधी होती है। और दूसरा आप एक चीज और इसमें नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैंने वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन किया तो आपके पास में यहाँ पे एक हैंड टूल आ गया, जिससे कि आप सिर्फ मॉडल को पैन कर सकते हैं, आप इसे रोटेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो हमारा जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे आप देखेंगे हट गया है, और आपको फिर वापस उसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे ऑन करना पड़ेगा तो आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखाई देगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है उसके अंदर आपके 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं आ सकता है, इसलिए दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसलिए आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करके आप इसको जूम इन जूम आउट करके इसका जो पर्सपेक्टिव एरिया है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑर्बिट करेंगे तो वो हट जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आज स्टाइल्स के बारे में। तो स्टाइल्स क्या होती हैं? स्टाइल्स जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे, स्टाइल मतलब कि आपका जो डिस्प्ले का जो तरीका है कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह से दिखाई देगा वो। जैसे कि आप स्केचअप का डिफॉल्ट स्टाइल जो देखेंगे, स्केचअप का उसका ट्रेडमार्क स्टाइल है वो है, जो एजेस है उसकी जो प्रोफाइल्स हैं वो डार्क होती हैं और जो अंदर की एजेस होती हैं वो लाइट होती हैं। ये स्केचअप का अपना खुद का ट्रेडमार्क डिस्प्ले है। तो इसको हम आप देखेंगे कि जो स्टाइल्स टैब में है इसमें कौन कौन से हमें स्टाइल्स मिलते हैं प्रीलोडेड, और हम इसमें और कैसे स्टाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल्स का जो डायलॉग है वो खोल लिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास में कुछ ऑप्शन है जैसे सिलेक्ट, एडिट और मिक्स। इसके बाद में हमारा यहाँ पे एक छोटा सा है इन मॉडल। तो इन मॉडल में आप क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टाइल्स आपके मॉडल में आपने एक्टिवेट किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। और इसके बाद में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे फोल्डर्स हैं ताकि आप स्टाइल्स को चूज कर पाएं, जैसे कि इन मॉडल स्टाइल्स, असॉर्टेड स्टाइल्स, कलर सेट्स, डिफॉल्ट स्टाइल्स, फोटो मॉडलिंग, स्केची एजेस। तो इसमें जैसे हमारा जो स्केचअप है उसमें डिफॉल्ट स्टाइल्स जो है वो हमारे यहाँ पे आती है। अब इसमें पहला जो स्टाइल आप देखेंगे वो कुछ इस तरीके से है। इसके लिए मैं एक मॉडल खोल लेता हूँ, एक एक्सटीरियर मॉडल खोल लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ पाए। जैसे कि आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 3D वेयरहाउस खोल लिया है। अब मैं इस 3D वेयरहाउस से कोई भी स्केचअप एक मॉडल डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ सर्च कर लूंगा हाउस करके, क्योंकि मुझे एक बिल्डिंग का ही मॉडल लेना है ताकि हम उसमें देख पाए कि स्टाइल्स कैसे वर्क करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने हाउस सर्च किया इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स का हमें यहाँ पे आ रहा है। इसमें अगर आपको अच्छे मॉडल्स चाहिए तो आप यहाँ पे जो है सॉर्ट कर सकते हैं उसको रेलेवेंस से, पॉपुलैरिटी से, लाइक से। मैं बेसिकली लाइक्स या पॉपुलैरिटी से इसे सॉर्ट करता हूँ, तो मेरे को जो बेस्ट मॉडल्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले होते हैं वो पहले मेरे को यहाँ पे शो होते हैं। तो अब मेरे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे ये सारे मॉडल्स आ रहे हैं। तो हम बेसिक अभी जो है वो इस मॉडल को ले लेते हैं, सोलर हाउस। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है और मुझे लगता है ये हमारे स्टाइल्स को दिखाने में भी अच्छा होगा। तो हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं हमारे स्केचअप 18 वर्जन में, क्योंकि हमारा स्केचअप 18 का वर्जन है। इसको हम सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप पे ही अभी मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, उसके बाद इसको हम स्केचअप में खोलेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये
स्केचअप का जो मॉडल है वो मैंने खोल लिया है। इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें शेडोज ऑन है। तो कई बार क्या होता है, शेडोज तो ऑन होती हैं लेकिन हमें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है शेडोज हमारा मॉडल स्लो करने के लिए। जैसे अभी आप देखेंगे मॉडल स्लो कर रही है हमारी शेडोज, तो अभी हम के लिए शेडोज हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इससे आपको जो इसके स्टाइल्स है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अब ट्रिपल क्लिक करके इसको, अब यहाँ पे जो हमारा मॉडल हमने इंपोर्ट किया था वो जो है वो हमारा ग्रुप में नहीं था, उसकी सारी ज्योमेट्री जो है एक्सप्लोडेड है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे वो एक प्लेन डाला तो वो प्लेन यहाँ पे कटा हुआ आया था और उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत हो गई है। तो इसको हम कंट्रोल जेड करके पहले हम इसकी जो मॉडल की ज्योमेट्री है इसको मॉडल को हम ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और जी से मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। तो मेरा ये ग्रुप हो गया है मॉडल। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक बेस डालूंगा ताकि मेरी अगर कोई शेडोज आती हैं तो वो मुझे अच्छे से दिखाई दे। इनको ट्रिपल क्लिक करके मैं इसको भी ग्रुप कर लूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इसको एक कैमरा व्यू सेट करते हैं जैसे कि हमने बात की थी पहले। तो हम यहाँ पे एक कैमरा का पोजीशन कैमरे से हम एक कैमरा ले लेते हैं और इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया है अभी के लिए। अब यहाँ पे हम अलग अलग स्टाइल्स को अप्लाई करके देखेंगे कि उन स्टाइल्स से हमें क्या देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देखेंगे पहला जो था हमारा डिफॉल्ट स्टाइल्स, डिफॉल्ट स्टाइल में हमारा सबसे पहला आता है 3D प्रिंटिंग स्टाइल, जिसमें आप देखेंगे कि जो मेरी प्रोफाइल्स है वो बहुत डार्क आती है और जो मेरी एजेस हैं वो भी शार्प होती हैं। इससे क्या है कि आप जब छोटे मॉडल पे काम कर रहे होते हैं, कोई मिनिएचर मॉडल पे काम कर रहे होते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए, तो आपको वो उसकी एजेस जो है वो इजीली विजिबल होती हैं और देखने में अच्छी लगती हैं। फिर आता है हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन स्टाइल। इसमें हमारा जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है उसके हिसाब से पीछे का जो हम बैकग्राउंड है वो ग्रे हो जाता है। ये अलग अलग सेटिंग्स हैं आपके हर एक स्टाइल के लिए। ये काफ़ी सारे स्टाइल्स यहाँ पे हमें जो स्केचअप है वो प्रोवाइड करता है और हम इसमें मॉनिपुलेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे स्टाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो हम स्केचअप में यूज़ करते हैं। फिर आता है हिडन लाइन स्टाइल। ये आपको बिल्कुल एक स्केची सा इफेक्ट देता है। आपने ऐसे काफ़ी सारे देखे होंगे जो इमेजेस आप देखते हैं जिसमें आपका जो स्टाइल है वो ऐसे चेंज होता है। ये कलर बुक टाइप का आपका एक डिस्प्ले यहाँ पे दे देता है। फिर तीसरा आता है आपका लैंडस्केप आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें आपका लैंडस्केप के ऊपर ज़्यादा फोकस है। फिर ऐसे ही शेडेड है, अगर आपका मॉडल बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है क्योंकि आपके पास टेक्सचर्स बहुत सारे हैं तो आप शेडेड में कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कलर, उसका जो टेक्सचर का कलर है सिर्फ वो आएगा, बाकी टेक्सचर्स का पूरी टेक्सचर्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। इससे आपका मॉडल भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ऐसे ही शेडेड विद टेक्सचर्स, अब शेडेड है उसके साथ टेक्सचर्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर सिंपल स्टाइल जो हमारा है बिल्कुल सिंपल, जिसमें सारी चीज़ें ऑन है। फिर अर्बन प्लानिंग स्टाइल है। ऐसे ही वायर फ्रेम स्टाइल है, इसमें वायर फ्रेम में सारी की सारी जो सिर्फ वायर की तरह हमें पूरा की पूरा मॉडल दिखने लगता है। फिर वुड वर्किंग स्टाइल है और एक्सरे स्टाइल है। एक्सरे स्टाइल में आप देखेंगे, आपने ऐसे भी काफ़ी सारे मॉडल्स देखे होंगे जो हमें देखने को मिलते हैं इस स्टाइल के अंदर। अब ये तो हो गई हमारी स्टाइल्स की बात। इसमें और भी जो बहुत स्टाइल्स हैं मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा जो इंटरेस्टिंग स्टाइल्स हैं। ये तो डिफॉल्ट स्टाइल्स थे। फिर आता है हमारा असॉर्टेड स्टाइल्स। अब इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे आप अलग अलग जो स्टाइल्स हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जैसे ब्लू प्रिंट स्टाइल, आप इसको क्लिक करते तो ये ब्लू प्रिंट जैसा आपका पूरा विंडो बन जाता है। इसमें आप ब्लू प्रिंट जैसे इमेजेस निकाल सकते हैं। फिर ब्रश स्ट्रोक स्टाइल्स, जिसमें आपका पेपर के ऊपर ब्रश स्ट्रोक जैसे स्टाइल आता है। ऐसे ही डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप चाहे तो इनमें से कोई सा भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। ये सब स्टाइल्स जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सबको आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सब स्केचअप के जो भी हैं डिफॉल्ट स्टाइल्स जो स्केचअप के साथ में आते हैं ये वही हैं, मैंने कोई डाउनलोड नहीं किए अलग से। इसके बाद में आता है हमारा कलर सेट्स। कलर सेट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि तो आपका बेसिक जो डिफॉल्ट कलर्स है वही आ गया है। फिर बेज एंड ग्रीन, जिसमें आपकी लाइंस जो है वो ग्रीन हो जाती हैं, बाकी जो आपका बैकग्राउंड है वो बेज हो जाता है। ऐसे ही ब्लू ऑरेंज, ब्लूज में जाते हैं ब्राउन्स।
ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन अपनी कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको स्टाइल्स यूज करके प्रेजेंटेशन करने का, जिससे कि आपका जो मॉडल है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो और भी एनहेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो। फिर फोटो मॉडलिंग के लिए आते हैं, तो फोटो मॉडलिंग में भी हम ये कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक हिडन मॉडलिंग का है, हिडन लाइंस का है, एक विदाउट हिडन लाइंस का है, एक जिसमें आपका बेसिक है वो है। फिर आपका है स्केची एजेस, ये स्केच जैसे हम बनाते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे निकल सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स के हिसाब से हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं, ब्लैक पे वाइट भी कर सकते हैं। और इनको हम, और ये जितने भी आप स्टाइल्स देख रहे हैं, इन सब को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अच्छा क्रिएटिव इसको बना सकते हैं। आपका जितना अच्छा मॉडल होगा, आपकी जो क्वालिटी मॉडल की होगी, उसकी उसी उतना ही अच्छे फिर आपके जो स्टाइल्स है इसमें काम करेंगे। जैसे कि इस मॉडल में आप देखेंगे, इसमें ज़्यादा लाइंस और जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो नहीं है, बहुत क्लीन मॉडल है, जिसकी वजह से हमें जितने भी यहाँ पे इफेक्ट्स दिख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जब हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। तो फिर जो सबसे लास्ट है वो स्टाइल बिल्डर कंपटीशन का है, जो बहुत पहले हुआ था, और उसमें जितने भी स्टाइल्स, जो विनर स्टाइल्स थे, वो सब यहाँ पे आए हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स का। अब बात करते हैं हम अपने स्टाइल्स को मैनिपुलेट करने की। तो मैं एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल ले लेता हूँ, जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है वो मैं ऑन कर लेता हूँ। इसमें जब आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 जो है वो सेटिंग्स हैं अलग अलग, जिसमें पहली है वो है एज सेटिंग। तो एजेस हैं, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे एज नहीं शो करना चाहता हूँ तो मैं उसे डिसेबल कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि एजेस जो है मेरी वो बंद हो गई हैं। ऐसे ही प्रोफाइल्स है, अगर मैं प्रोफाइल्स भी बंद कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट मेरा रेंडर जैसा एक अपीयरेंस आएगा, जिसमें मेरी जो लाइंस हैं वो नहीं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं प्रोफाइल्स ऑन कर देता हूँ तो इसमें प्रोफाइल्स में भी काफ़ी सारे मेरे को ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप बैक एजेस की अगर बात करें तो ये मेरे को एक फिर वायर फ्रेम जैसा डॉटेड में बैक की एजेस भी दिखाई देंगी, जो कि हम इसमें टॉगल करके इसे कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग स्टाइल और आपके तरीके पे कि आप कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सब उस पर डिपेंड डिपेंड करता है। फिर इसके बाद में जैसे प्रोफाइल्स हैं, मैं इसको हैवी प्रोफाइल्स भी कर सकता हूँ, या मैं इसको बिल्कुल लाइट प्रोफाइल भी कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी, या फिर आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसे करना चाहते हैं। डेप्थ क्यू जो है आप देखेंगे, इसमें आपकी जो लाइंस है उसकी डेप्थ का दिखाता है। तो मैं इसको अगर कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो आप इसमें इफेक्ट देख सकते हैं कि ये डेप्थ क्यू कैसे काम करता है। जनरली हम इसे ऑफ ही रखते हैं। फिर आता है एक्सटेंशंस, जो आपके लाइंस की जो एक्सटेंशंस हैं, आप देखेंगे जितने भी एजेस मेरे आ रहे हैं कॉर्नर्स पे, जो लाइन की एक्सटेंशंस है वो यहाँ पे दिखने लगी हैं। इनको मैं जितना ज़्यादा करूँगा उतने ज़्यादा ये एक्सटेंशंस यहाँ पे दिखेंगे। कई बार ये प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट जैसा हमें लगता है हम देखने में, और इसको हम यूज़ भी करते हैं। फिर आता है हमारा एंड पॉइंट्स, हम एंड पॉइंट्स को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला हमारा स्केचअप का आता था, स्केचअप 8 और स्केचअप 6 में, उसमें हमेशा ये एंड पॉइंट्स ऑन होते थे। फिर बाद में ये एंड पॉइंट्स हम हट गए हैं। इन एंड पॉइंट से क्या होता था कि आपको पता चलता कि यहाँ पे कोई एंड पॉइंट है, या यहाँ पे कोई मिडिल पॉइंट है, या यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट्स हैं, तो आप उसको जज कर सकते थे कि वो ज्योमेट्री में अब आपको पॉइंट कहाँ से मिलेगा। इसको आप चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं अपने ज्योमेट्री के पैटर्न के लिए, या आप जब इसमें मॉडिफिकेशन करें तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको जो पॉइंट्स हैं वो जल्दी से लोकेट हो जाए, आपको होवर ना करना पड़े, और टाइम जो है आपको कम कंज्यूम हो। इसके बाद आता है जिटर। जिटर आपका क्या करता है, लाइंस को थोड़ा सा जैगी इफेक्ट दे देता है, और उनको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट दे देता है, जिससे कि आपका जो मॉडल है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगने लगता है। बाद में आप देखेंगे नीचे यहाँ पे कलर्स का है, तो ये जितनी भी आप लाइंस यहाँ देख रहे हैं, एजेस जो देख रहे हैं, क्योंकि हम लाइंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे सारी जो लाइंस है वो एजेस हैं। जितने भी प्लेन्स हमारे हैं, जितने भी 3D सर्फेसेस हमारे हैं, जितने भी 3Ds हमारे हैं, वो सारे के सारे हमारे एजेस से बनते हैं।
तो उन एजेस की अगर हम चाहें तो सारे हम सेम कलर के भी रख सकते हैं, या उनको हम उनके मटेरियल के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो मैं मटेरियल के हिसाब से करूंगा तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे मेरा मटेरियल है वो मेरी जो लाइंस है वो उसमें आ गई है। या मैं इनको इनके एक्सिस के हिसाब से भी कर सकता हूँ। तो एक्सिस में जो मेरी ग्रीन एक्सिस पे आ रही है वो सारी लाइंस ग्रीन होंगी, जो मेरी ब्लू एक्सिस पे आ रही है वो सारी लाइंस ब्लू होंगी, और रेड वाली एक्सिस पे सारी लाइंस रेड होंगी। बाकी की जो अदर एक्सिस होंगी वो सब ब्लैक होंगी। तो दिस इज ऑल्सो अ नाइस वे टू शो योर मॉडल। इससे भी आप अच्छा मॉडल का देख सकते हैं कि आपकी लाइन जो है वो आपके एक्सिस में है या नहीं है। इसको मैं अभी ऑल सेम कर देता हूँ। फिर इसके बाद में हमारा आता है फेस सेटिंग्स। तो फेस सेटिंग्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, जैसे फ्रंट कलर जो हमने आपसे बात की थी कि जो फेस हमारा होता है स्केचअप में, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक। तो अगर जैसे आप फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आप दोनों का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो मेरा अभी मैंने बनाया था, इसके अंदर अभी मैंने कोई मटेरियल यहाँ पे डाला नहीं है, तो ये जो मेरा फ्रंट फेस है ये फ्रंट फेस ही है। इसको मैं चाहूँ तो मैं दूसरे कलर में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मेरे को मेरे जो फ्रंट फेस है वो डिफरेंट दिखने लगेगा। और जो बैक फेस है इसको भी मैं चाहता हूँ तो मैं किसी और कलर में डाल सकता हूँ। तो अभी आप देखेंगे अभी आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका एक फेस डिलीट करता हूँ तो अंदर की जो लाइन है मेरी वो बैक फेस का कलर चेंज हो गया है। तो ये होता है हमारा फ्रंट और बैक फेस का प्रॉपर्टीज। तो इसको मैं वापस रीसेट कर देता हूँ। तो वो मैंने वापस रीसेट कर दिया है। और इसके बाद में आप देखेंगे स्टाइल। तो आप इसमें स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं। तो पहला है आपका वायर फ्रेम स्टाइल। अगर आप वायर फ्रेम करना चाहते हैं तो आपका पूरा मॉडल जो है वो वायर फ्रेम में हो जाएगा, आपकी सारी जो फेसेस है वो हाइड हो जाएंगी। दूसरा आपका आता है हिडन लाइन मॉडल। तो आप इसमें चाहें तो इसमें आप देखेंगे कि जितनी भी मेरी लाइंस हैं या जितने भी मेरे मटेरियल है वो सारा की सारा ओवरराइड हो गया है, और वो सारा की सारा जो है वो आपका एक ही कलर में यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले इन शेड मोड। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन ऑन हो गया है मटेरियल ट्रांसपेरेंसी। तो मटेरियल ट्रांसपेरेंसी क्या है, जैसे कि जो मेरा मटेरियल ट्रांसपेरेंट था तो उसकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी शो होगी या नहीं होगी। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो जो मटेरियल ओवरराइड मेरा हुआ है उसके अंदर मेरा ट्रांसपेरेंसी शो नहीं होगी। लेकिन मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरी ट्रांसपेरेंसी दिखने लगी है। इसकी आप जो क्वालिटी है वो अच्छी कर सकते हैं, ताकि आपका जो इमेज आप निकालें इससे, या जो भी इससे आप ग्राफिक्स निकालें वो प्रेजेंटेबली बहुत अच्छे क्वालिटी पे निकले। इसके बाद में हमारा आता है डिस्प्ले इन शेड मोड। तो शेडेड मोड में अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरा जो शेड है टेक्सचर हट जाएगा, और सिर्फ इसका जो शेड है कलर का वो आ जाएगा। इसमें भी आप मटेरियल ट्रांसपेरेंसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका डिस्प्ले शेडेड यूजिंग टेक्सचर, जो कि हमारा डिफॉल्ट स्टाइल में पहले से ही ऑन था। और इसके बाद आता हमारा डिस्प्ले शेडेड यूजिंग ऑल सेम। अगर मैं सारे सेम करता हूँ तो सारा मेरा जो है वो व्हाइट कलर में, या फिर बैक व्हाइट और बैक, या फिर जो हमारा सारा है वो हमारा फ्रंट और ब्लैक कलर में ही आ जाएगा। ये बेस्ट होता है जब तब आपको देखना हो कि आपके जो मॉडल है वो ढंग से बना है या नहीं बना है। ढंग से इन द सेंस कि आपके जो फेसेस हैं वो सही है या नहीं है, सही ओरिएंटेड है या नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर अभी जो मेरा ये फेस है ये रिवर्स नहीं है, ये बैक फेस नहीं है। तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये मेरा बैक फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टाइल से आपको ये चीज़ें भी आप इसमें देख सकते हैं, और इसको आप अपना मॉडल जो है वो क्लीन कर सकते हैं, अपना मॉडल को और अच्छा यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एक्सरे। एक्सरे आप करेंगे तो आपकी जितनी भी लाइंस है, अगर आप इनके साथ में कोई सा भी यूज करते हैं स्टाइल, तो एक्सरे जो है वो सारे मटेरियल को एक ट्रांसपेरेंसी दे देगा। इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको शेडिड मोड में भी ट्रांसपेरेंसी कर सकता हूँ, एक्सरे मोड ऑन कर सकता हूँ, या मैं टेक्सचर्ड करके भी इसमें एक्सरे मोड ऑन कर सकता हूँ, या मैं इसको जो बेसिक वाइट सिंपल था उसमें भी मैं एक्सरे मोड ऑन कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब आप इसमें शेडोज ऑन करते हैं तो आपका जो इफेक्ट है, जो बिल्डिंग का इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखने लगता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो बिल्डिंग का जो इफेक्ट आ रहा है, अगर मैंने सिर्फ कलर्स को चेंज कर दिया है तो मेरा यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये था हमारा फेस सेटिंग्स। अब फेस सेटिंग से बाद में हमारी आती है बैकग्राउंड सेटिंग्स। तो जो आप बैकग्राउंड पीछे देख रहे हैं ये इसकी सेटिंग्स है। अगर आप चाहते हैं स्काई दिखे तो आप स्काई को ऑन कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि स्काई ना दिखे तो आपका जो पूरा बैकग्राउंड है वो सिंगल एक कलर का हो जाता है। तो इसमें मैं बैकग्राउंड जो है वो कोई सा भी यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको पूरा वाइट भी कर सकता हूँ। वाइट करने से मेरा जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली वाइट हो जाएगा। इसमें अगर मैं स्काई ऑन करता हूँ तो मेरा सिर्फ स्काई जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। स्काई का भी आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप जितना डार्क करेंगे तो यहाँ जो हॉराइजन है उससे ये एक ग्रेडियंट बन जाएगा उसके लिए। आप ग्राउंड का यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ग्राउंड अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत ही डार्क कर सकता हूँ या ब्लैक कर सकता हूँ। तो मेरा जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैं ऑन या ऑफ करके जो ग्राउंड की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं इसमें यहाँ पे कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो पूरा दोनों सेटिंग्स हैं इसमें मैं चाहे कलर कोई सा भी ले लूँ, लेकिन मेरा जो हॉराइजन है उस पर दोनों लिट है और नीचे जाते हुए ये दोनों ग्रेडियंट होते हैं, नीचे और ऊपर जाते हुए ये दोनों ग्रेडियंट होते हैं। ये जो आपका स्केचअप मॉडल है उसका एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका जो मॉडल है वो और भी प्रेजेंटेबल लगने लगता है। तो अभी के लिए मैं ये दोनों स्काई ऑन कर देता हूँ, ग्राउंड ऑन कर देता हूँ। अब जैसे कि आप देखेंगे इसके बाद में आता है हमारा वाटरमार्क सेटिंग्स। तो आप इसमें अगर कोई वाटरमार्क चाहते हैं तो आप इसमें पूरे जो व्यू है उसमें अपना वाटरमार्क सेट कर सकते हैं, या अपने जो मॉडल है उसमें आप एक वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। तो वाटरमार्क सेट करने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ ऐड वाटरमार्क करेंगे तो आपको कोई भी एक इमेज के लिए वो पूछेगा कि आप यहाँ पे इमेज यहाँ पे डालें ताकि आप उसमें वाटरमार्क सेट कर सकें। तो मैं अभी के लिए बेसिकली एक इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ जो मेरे पास में थी, और उसको मैं एज अ वाटर मार्क यहाँ पे कर लेता हूँ। तो या तो मैं इसे ओवरले कर लेता हूँ या इसे मैं बैकग्राउंड में कर लेता हूँ। तो आप चाहते हैं कि अगर ये बैकग्राउंड में हो तो ये बैकग्राउंड में हो जाता है। आप इसमें ब्लेंड भी कर सकते हैं इमेज को कि आपकी इमेज किस तरह से यहाँ पे शो होगी, कितने ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आप इसे मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पे शो होगा। और इसके साथ ही आप जैसे ही इसको फिनिश करेंगे तो ये एस्पेक्ट रेशियो है जो वो उसका भी जो है लॉक कर सकते हो। आप इसके पोजीशन जो है स्क्रीन पे वो भी लॉक कर सकते हो। उसके बाद फिनिश करेंगे तो आप जब भी आप मॉडल हिला अपना जो भी रोटेट करेंगे या जैसा भी उसको यूज करेंगे, आपका जो हमेशा जो बैकग्राउंड है उस पर वो वाटरमार्क हमेशा के लिए आ जाएगा। और अगर आपको ये वाटरमार्क रिमूव करना है तो आप इसको यहाँ से डिलीट करके रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका मॉडलिंग सेटिंग्स। तो अगर मैं मॉडलिंग सेटिंग्स में आता हूँ तो ये जितने भी हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं और जितने भी हम यहाँ पे टूल्स को ऑन या ऑफ करते हैं तो उनकी सेटिंग्स के, उनकी डिस्प्ले सेटिंग्स के यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि सिलेक्टेड, जैसे कि अगर मैं कोई यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो मेरा कलर है वो सिलेक्टेड, मतलब जो ब्लू कलर है सारी लाइन्स ब्लू में हो जाती हैं, वो मेरा इसकी वजह से होती है। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे चेंज करके इसे कुछ और कलर भी यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको अलग कलर में करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो सेटिंग है, जो कलर है वो मेरा यहाँ पे चेंज हो गया है सिलेक्ट करने के बाद में। इसका मतलब है कि आप सिलेक्टेड वाला यहाँ से कलर जो है चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए ब्लू ही छोड़ दूंगा। इसके बाद में आप देखेंगे लॉक्ड। अगर जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट लॉक्ड है, मान लीजिए कि अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है लॉक है। मैं जब भी इस पर क्लिक करूंगा तो वो मेरे को रेड कलर में दिखाएगा, इंडिकेट करेगा कि ये मेरा लॉक हो गया है। तो यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। इसके बाद में आपके गाइड्स। अगर जो भी हम यहाँ पे गाइड डालते हैं, जो हमने पहले बात की थी, जब हम गाइड्स यहाँ पे डालते हैं तो इन गाइड्स के कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं इन गाइड्स को ब्लू भी कर सकता हूँ, इन गाइड्स को मैं रेड भी कर सकता हूँ। जो भी मैं कलर यहाँ पे चाहूँ डिपेंडिंग ऑन माई नीड, मेरी प्रेजेंटेशन की नीड के हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए इसको ब्लैक ही रख देते हैं। फिर आता है इनएक्टिव सेक्शन। जब आपका हम यहाँ पे कोई सेक्शन प्लेन बनाते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक सेक्शन प्लेन डाला, उस सेक्शन प्लेन का आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बिल्डिंग का एक सेक्शन करा है। तो जो मेरा एक्टिवेटेड सेक्शन है उसका कलर जो है वो ऑरेंज दिखा रहा है। इसका मतलब जो मेरा सेक्शन है वो अभी एक्टिव है। यहाँ पे मेरा सेक्शन जो है ये अभी एक्टिव है। अगर मैं इसको इनएक्टिव करता हूँ तो आप सेक्शन टूल्स में देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन प्लेन है, उसके बाद में डिस्प्ले सेक्शन कट्स है और इसका सॉलिड फिल्स है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन कट को इनएक्टिव करता हूँ, मतलब मैं इस जो मेरा सेक्शन है
इसको मैं इनएक्टिव करता हूँ तो ये जो मेरा सेक्शन का कलर है वो ग्रे दिखाई देगा। आप इसको चाहें तो कोई दूसरा कलर भी कर सकते हैं। एक्टिव करने के लिए वापस आप इस पर राइट क्लिक करके एक्टिव कट यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम जो आपकी सेटिंग्स है वो आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। आप इसमें अलाइन व्यू करेंगे तो आपका जो व्यू है वो आपके इस सेक्शन कट से अलाइन हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन फिल। सेक्शन फिल जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारा सेक्शन कटा तो आपका ये जितना भी सॉलिड फिल हुआ है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि पहले जो स्केचअप था उसके अंदर ये सॉलिड फिल का ऑप्शन नहीं था, ये अब आया है। तो इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी आप सेक्शन काटते हैं यहाँ पे, तो उसको आप यहाँ पे सॉलिड में देख सकते हैं। मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। अभी इसका जो फिल कलर है वो डार्क ग्रे है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे ब्लैक कर सकता हूँ। और जो मेरा इंस्टेंटली जो मेरा देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप देखेंगे जैसे कि मैं इसे ऑन करता हूँ तो मेरा जो ब्लैक कलर है वो मेरा पूरे सेक्शन फिल में आ गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब आप कोई भी ऐसा मॉडलिंग कर रहे हो। तो इसमें अभी हमने जो इसके स्टाइल्स में हमने इसको डिस्प्ले शेडेड किया था, फ्रंट एंड बैक फेस किया था, हम इसको टेक्सचर्ड भी कर सकते हैं या इसको हम नॉर्मल शेडेड मोड में भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कलर जो है वो इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगने लगा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने अच्छे से और डिस्प्ले कर सकते हैं या इसे करना चाहते हैं। सेम ऐसे ही मैं इस सेक्शन को अभी एक बार रोटेट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर ये मेरा सेक्शन है वो दूसरी साइड से होता तो वो कैसा दिखाई देगा। इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। आप अलाइन करते देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो सेक्शन है वो अब इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे दिखने लगा है। अब इसमें आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि हमने अभी यहाँ पे शेडोज ऑन नहीं किया। अगर मैं शेडोज भी ऑन कर देता हूँ तो मेरा जो ओवरऑल जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन एनहेंस हो जाता है। इस तरीके की प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, इस तरह की आप डिस्प्ले जो है यूज कर सकते हैं अपने मॉडल्स को और एनहेंस करने के लिए और उनको और अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए। फिर इसके बाद में आता है आपका सेक्शन लाइन विड्थ। अगर मान लीजिए मैं सेक्शन फिल जो है उसको मैं वाइट कर देता हूँ कि मेरा जितना भी है वो सेक्शन वाइट में फिल हो, तो जो मेरा सेक्शन लाइंस है, जो ये लाइंस हैं जो सेक्शन कट हो रहा है, उसको मैं डिफरेंट कलर में यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ कि मेरा ये जो है वो सेक्शन यहाँ पे कट हो रहा है। दिस ऑल आर योर डिस्प्ले सेटिंग्स। और आप इन सबको यूज करके अपना डिस्प्ले जो है, अपना जो प्रेजेंटेशन है वो सेट कर सकते हैं और अपने जो मॉडल्स हैं उनको एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं, उनको एक अलग लेवल पे आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मोटिव है, ताकि आपका जो मॉडल है, देखिए बेसिकली होता क्या है जब हम आर्किटेक्चर में आते हैं तो आपका बेसिक मोटिव होता है कि आपका जो मॉडल है, आपका जो डिजाइन है वो सेल हो जाए। तो डिजाइनिंग के सेलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? वो सेलिंग पॉइंट्स है आपका, पहला तो जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो, जो भी आप थॉट्स लेके चल रहे हैं, जो भी आप यूनिक डिजाइन कर रहे हैं वो। और दूसरा जो आता है आपका वो आता है प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। जब भी आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं या आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो क्लाइंट का भी कहने का यही होता है कि ही वांट टू सी द बिल्डिंग। अगर उसको वो बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी, उसको वो बिल्डिंग विजुलाइज नहीं होगी, तो वो आपको जज कैसे करेगा कि आपने उसमें अच्छा काम किया है क्या? तो वो आपको कैसे जज करेगा कि आप अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे इनको यूज करते हैं। स्केचअप जो है वो इसी, ये प्रेजेंटेशन है उसी का बहुत अच्छा एक टूल है आर्किटेक्ट्स के लिए। आपको विद इन लेस टाइम आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं इसको कोई भी कलर कर सकता हूँ सेक्शन कट को, और इसको मैं कितना भी लाइन वेट जो है इसका वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ताकि मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छा आए। अगर मैं इसे 1 करता हूँ तो ये बिल्कुल लाइट मेरा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये तो हो गई हमारी सेक्शंस की बात। अब आगे आता है हमारे इसमें नीचे हिडन ज्योमेट्री और अदर्स ऑप्शंस के लिए। जैसे आप देखेंगे इसमें पहला है टॉगल। अब ये जितने भी हैं सब टॉगल्स हैं।
इसमें आप पहला टॉगल करेंगे हिडन ज्योमेट्री का, तो आपकी जितनी भी ज्योमेट्री और हिडन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि अच्छा यहाँ पे अगर कोई सीलिंग इन्होंने बना रखी है तो वो सीलिंग मुझे यहाँ पे अभी तो दिख नहीं रही क्योंकि वो हाइड है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको देख पा रहा हूँ और इसको इस हिडन ज्योमेट्री को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इस टॉगल को ऑन करने के बाद। फिर आता है आपका सेक्शन प्लेन्स। अगर मैं सेक्शन प्लेन्स ऑन करता हूँ तो आपका जो सेक्शंस है वो सेक्शन प्लेन्स मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। सेक्शन प्लेन्स ऑन करने पे आप देखेंगे कि आपका जो मॉडल है उसमें एक ग्रेडियंट आ जाता है। आपका जो फ्रंट है वो आपका बिल्कुल ब्राइट होता है और पीछे जाते हुए वो थोड़ा सा फॉगी हो जाता है, जो कि एक अच्छा तरीका है ये दिखाने के लिए कि आपने यहाँ से सेक्शंस को जो है यहाँ पे आपने स्लाइस किया है सेक्शन, और इस साइड से आप यहाँ पे सेक्शन देख रहे हैं। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं जिससे कि आपका पूरा मॉडल जो है वो एक ब्राइट कलर में दिखाई दे, बट प्रेजेंटेशन इज ऑल डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ कि आप कैसे उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है, और आप इसमें अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल जनरेट भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका कलर बाय लेयर। तो कलर बाय लेयर आप करते हैं तो आपकी जो भी लेयर का कलर होता है वो आपका जितने भी मटेरियल जो भी लेयर्स में है वो आपके उस कलर में आ जाती है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि अगर हम अलग अलग लेयर्स बनाते हैं, इसमें बेसिकली दो ही लेयर्स हैं जिसकी वजह से ये जो मॉडल है वो सिर्फ दो कलर में ही दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि इसमें जितनी लेयर्स होंगी उतने ज़्यादा हमें यहाँ पे कलर्स यहाँ पे दिखेंगे। तो हम यहाँ पे कलर बाय लेयर भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन कट्स। अगर हम सेक्शन कट दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो कि हम ऊपर से भी टॉगल कर सकते हैं हमारे सेक्शन वाले मेन्यू से। फिर गाइड्स का है, अगर हम गाइड्स दिखाना है या नहीं दिखाना है, इट एंड ऑल डिपेंड्स ऑन अस। ये सब प्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं। फिर आता है आपका सेक्शन फिल। सेक्शन फिल्स को भी आप टॉगल कर सकते हैं। मॉडल एक्सेस आप टॉगल कर सकते हैं कि मॉडल की जो एक्सेस है वो हमें शो होती है या नहीं होती है। फिर आता है आपका मैच फोटो। अब मैच फोटो क्योंकि एक अलग ही टॉपिक है, इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। इसमें आप कोई भी एक साइड फोटो को आप अपने बैकग्राउंड के साथ में मैच कर सकते हैं और अपने जो मॉडल है उसको आप उस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एक अलग टॉपिक है, इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे आगे वाली वाली वीडियोस में। तो ये था हमारा स्टाइल्स का पार्ट। स्टाइल्स में आपने देखा कि किस तरह से हम स्टाइल को मैनिपुलेट करके अपने मॉडल का जो वर्किंग है उसको हम फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, या हम उसको और बेटर कर सकते हैं अपने दिखाने के लिए। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइल चूज किया तो मेरी जितनी सेटिंग्स मैंने की थी वो सब वहाँ से हट गई है। उसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टाइल में जाके अपना खुद का एक स्टाइल भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, अपना खुद का एक स्टाइल भी बना सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास में स्टाइल्स का हो गया है तो हम स्टाइल्स में जैसे कि अब आप देखेंगे कि हमने काफ़ी सारी स्टाइल्स यहाँ पे यूज़ की। तो जैसे कि मैं इन मॉडल टाइप करूंगा तो मैं जितनी भी स्टाइल्स मैंने यूज़ की है वो मेरी यहाँ पे सारी स्टाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी, जो कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे मॉडल को स्लो करेंगी और मेरे मॉडल को यहाँ पे हैवी करेंगी। आप अभी इसी देख सकते हैं कि मेरा जो मॉडल है वो हैंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स मेरी आ गई हैं। तो इन सबको हटाने के लिए क्या करा जाए? इनको हटाने के लिए आप विंडो में आएंगे, मॉडल इन्फो में आएंगे, और जो हमने स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पे बात की थी उसमें हम पर्ज यहाँ पे अनयूज कर देंगे। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो स्टाइल्स हैं कितनी स्टाइल्स हमारे यहाँ पे एक्टिव है। हमारे यहाँ पे 82 स्टाइल्स एक्टिव है, 3 लेयर्स हैं, 49 मटेरियल्स हैं, और फेसेस जो एजेस हैं वो 16 एजेस हमारे यहाँ पे काउंट में दिखा रहा है। तो हम इसे जैसे ही यहाँ पे पर्ज करेंगे, अब आप देखेंगे जो हमारे जो 82 स्टाइल्स थी वो हमारी सिर्फ यहाँ पे एक स्टाइल रह गई है जो हमारे यहाँ पे एक्टिव है, हमारे यहाँ पे सेट है। तो इससे क्या है आपका मॉडल जो है वो क्लीन हो जाएगा और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब ये था हमारा स्टाइल्स का पार्ट। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सीन्स टैब। तो सीन्स टैब को यूज करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा डिफॉल्ट ट्रे है उसके अंदर सीन्स करके एक टैब है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये अभी ब्लैंक है, इसमें हमने कोई सीन यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। तो मान लीजिए अगर मेरा कोई कैमरा है, सीन बेसिकली जो है वो आपका कैमरा सेटिंग्स को एक पॉइंट पे सेव करने के लिए यूज होता है। तो मान लीजिए मेरा कोई यहाँ पे कैमरा है, मुझे कोई यहाँ पे कैमरा प्लेस करना है और मैं उससे इस बिल्डिंग को देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बिल्डिंग देखी है। अब क्योंकि मैं अगर दूसरी जगह कैमरा लेके जाऊंगा तो ये जो मेरा सेटिंग मैंने यहाँ पे की है वो यहाँ से हट जाएगी।
तो उस सेटिंग को यहाँ पे ना हटे, उसको हम स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सीन्स को यूज करेंगे। मैं जैसे यहाँ पे ऐड सीन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि आप सीन में क्या ऐड करना चाहते हैं। तो मैं इसे सेव एज न्यू स्टाइल करूंगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ चेंजेस किए थे स्टाइल में। जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पे सीन्स का मेरे पास में एक ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे मेरा एक सीन बन गया है, सीन 1। अब इस सीन को आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, और इनको आप इनके डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे शो डिटेल्स में जाऊंगा, तो अब यहाँ पे मेरे को इस सीन की डिटेल यहाँ पे मिल गई है। मैंने जो सिलेक्टेड सीन है उसकी डिटेल्स मेरी यहाँ पे आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीन जो है वो एनिमेशन में ऐड हो या ना हो, तो आप यहाँ पे उसे इंक्लूड इन एनिमेशन पे चेक चेक क्लिक कर सकते हैं, या उसे नहीं भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारा ये पहला सीन है, इसको हम नाम दे सकते हैं कुछ भी, जैसे कि एक्सटीरियर हमारा ये सीन है, तो एक्सटीरियर 1 करके मैं इसे यहाँ पे नाम दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट करके, अगर हम इसमें कुछ डालें डिफ़ॉल्ट सीन, या फिर कुछ कुछ भी जो हमें डिस्क्रिप्शन देना है इस सीन का, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इसकी कैमरा लोकेशन, हिडन जियोमेट्री, विजिबल लेयर्स। बेसिकली जितनी भी हमने यहाँ पे जो चेंजेस किए थे, जो हमारे सीन में चेंजेस किए थे, वो सारे यहाँ पे जो है वो इस सीन में हमारे यहाँ पे स्टोर हो गए हैं। तो अब क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पे दूसरा कोई, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी और जगह पे आ गया हूँ, और मैं किसी और जगह से मॉडल को देख रहा हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे सीन है वो तो पहले वाला तो सीन हट गया। अब मुझे वापस उस पर जाना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक सीन्स टैब आ गया है, जिसको अपन यहाँ पे देख रहे थे कि हम इसे व्यू में सीन्स टैब को हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो सीन का जो एरिया है, वो जो मॉडल एरिया है, वो हमें ज़्यादा मिले। बेसिकली इसको हम अनहाइडिंग नहीं करते हैं, ताकि हमें इजी हो नेविगेट करने में अदर सीन्स के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही सीन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा जो मॉडल है वो यहाँ पे सीन में आ जाएगा, मेरे पहले वाले सीन में आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें कितने भी सीन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फ्रंट सीन इसमें ऐड करना चाहूँ, तो मैं इसे फ्रंट में जो है वो ऐड कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ऐड कर दूंगा, या मैं यहाँ से जो सीन्स टैब है इसके अंदर यहाँ पे इसे ऐड करके इसे क्लिक कर सकता हूँ, तो ऐड हो जाएगा मेरा। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो मेरा यहाँ पे दूसरा सीन ऐड हो गया है। सेम ऐसे ही अगर मुझे इसका बर्ड आई व्यू लेना है, तो मैं इसका बर्ड आई व्यू भी करके, और यहाँ पे मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 3 सीन्स ऐड कर लिए हैं, जो कि मेरा पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा मेरा सीन जो है वो ये है। ये बेसिक सीन्स मैंने अभी ऐड कर लिए हैं। तो इन सीन्स को हम मैनिपुलेट भी कैसे कर सकते हैं, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए कि मेरा जो सेकंड सीन था, ये मुझे एलिवेशन चाहिए। तो एलिवेशन जो कि होता है वो हमारा ऑर्थोगोनिकल एलिवेशन होता है। तो उसको हम अचीव करने के लिए क्या करेंगे, कैमरा में जाएंगे, और यहाँ से हम उसे पैरेलल प्रोजेक्शन में कर देंगे। तो आप देखेंगे पैरेलल प्रोजेक्शन करते ही ये बहुत अजीब सा हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इसको वापस उस एक्सिस में सेट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हम यहाँ पे जो है, इन जो हमारे व्यूज थे, जो स्टैंडर्ड व्यूज थे, हम उनको यूज करके यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे। मैं जैसे ही इसे फ्रंट पे करता हूँ, तो मेरा ये जो एलिवेशन है वो मेरा यहाँ पे सेट हो गया है, और मेरा जो पूरी बिल्डिंग का जो एलिवेशन है, जो ऑर्थोगोनिकल एलिवेशन है, वो मेरा सामने आ गया है। अब मैं इसको यहाँ पे सीन 2 में जाके इसको राइट क्लिक करके अपडेट भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसे अपडेट करूंगा, तो मेरा जो सीन है वो यहाँ पे मेरा स्टोर हो गया है मेरा। लेकिन जो अदर सीन्स है उनमें मेरा पर्सपेक्टिव ही चल रहा है। तो आप ऐसे जितने भी सीन चाहें उतने सीन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और उन सीन्स को यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और उनको यूज कर सकते हैं बाद में अपने प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसमें सेक्शन यहाँ पे कोई डालता हूँ, मैंने सेक्शन स्लाइस यहाँ पे किया, इस सेक्शन स्लाइस को मैं अगर यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और इसको मैं अलाइन व्यू कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा सेक्शन है, ये मेरा अभी पर्सपेक्टिव में आया है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नया सीन हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको एक नया सीन ऐड करूंगा, तो मेरा जो सेक्शन है मेरा वो ऐड हो गया है यहाँ पे इस जगह का, लेकिन वो भी पर्सपेक्टिव में है। तो इसको भी हम यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन में कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने इसको अलाइन किया था सेक्शन लाइन से, तो ये ऑलरेडी हमारा जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन उस सेक्शन लाइन के बिल्कुल पैरेलल ही आ गया है।
इसको हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं सीन 4 में, और ये ऑटोमेटिकली जो हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही आप इससे पहले प्रीवियस सीन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सेक्शन ऑटोमेटिकली मेरा हट गया है, लेकिन यहाँ पे मेरी सेक्शन लाइन यहाँ दिख रही है। तो इन सबको चेंज करने के लिए आपको बस यहाँ पे जैसे सेक्शन लाइन नहीं दिखानी है तो मैं इस सीन में आके सेक्शन लाइन को हाइड कर दूंगा और इसमें अपडेट कर दूंगा। तो अब जो मेरी सेक्शन लाइन है वो मेरी यहाँ पे नहीं दिखेगी। मैं सीन 4 में आता हूँ तो मेरी सेक्शन यहाँ पे कट रहा है, सीन 3 में मैं आता हूँ तो मेरे सेक्शन यहाँ पे हट जाता है और मेरी सेक्शन लाइन नहीं दिखती है। तो दिस इज बेसिक तरीका जिससे कि आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को एनहेंस कर सकते हैं सीन्स को लेके। अब इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि मैंने सीन्स तो यहाँ पे सब सेट कर लिए हैं, इन सीन्स में क्या मैं स्टाइल्स भी ऐड कर सकता हूँ? यस, आई कैन डू दैट। अगर मैं यहाँ पे अब मान लीजिए कि मैं इस सीन में हूँ, मैंने सीन 2 एक्टिवेट किया हुआ है या सीन 1 मैंने एक्टिवेट किया हुआ है और मुझे जो है वो कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे देखना है और जिसका मुझे स्टाइल जो है वो चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सीन 1 में आके यहाँ पे ऐड करूँगा, तो राइट क्लिक करूँगा तो ऐड मेरा यहाँ पे इसके जस्ट बाद में मेरा एक सीन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जो सीन मैं ऐड करूँ वो मेरा सीन 4 के बाद में ऐड हो, तो आपको जिस भी सीन के बाद में वो सीन ऐड करना है आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। आप क्लिक नहीं कीजिएगा, आप उस पर राइट क्लिक कीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो जो मेरा सीन, जो नया सीन है, चाहे वो मैंने कहीं से भी स्टार्ट किया हो, वो हमेशा मेरा उस सीन के बाद में ही आएगा जिस पर हमने राइट क्लिक किया था। तो अब जैसे कि मेरा यहाँ पे ये सीन आ गया है, अब इसमें मैं शेडोज ऑन कर लेता हूँ एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और मैं इसके कुछ स्टाइल्स जो हैं वो यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसके जो स्टाइल्स हैं वो अभी के लिए स्केची एजेस जो है स्टाइल्स मैं ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरा कुछ स्केची एजेस में ये कुछ इस तरह से आ गया है। इसको मैं राइट क्लिक करके अपडेट कर लूँगा, तो मेरा जितनी भी यहाँ पे सेटिंग्स थी वो मेरी यहाँ पे सब अपडेट हो गई। अब जैसे ही मैं इसे 4 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सेक्शन था वो अपने जैसे हमने सेट किया हुआ था वो वैसा आ गया है, जैसा हमारा इसका बर्ड आई व्यू था वो वैसा आ गया है, हमारा पैरेलल प्रोजेक्शन जैसा था वैसा आ गया है, और हमारा जो सीन 5 था जो कि हमारा स्केची इफेक्ट था वो हमारा वैसा आ गया है। अब ये तो था हमारा सीन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। सीन्स को कैसे एडिट करते हैं, सीन को कैसे यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई सीन हम ऊपर नीचे करें, मतलब पहले कोई सीन आए और फिर दूसरा कोई सीन आए, ये तब हेल्पफुल है जब आप इसमें एनिमेशन बनाएंगे। तो अगर मैं इसे राइट क्लिक करके प्ले एनिमेशन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो गया है। ऑटोमेटिकली मेरे सारे जो एनिमेशन हैं वो चल रहे हैं और मेरी हर एक सीन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है और मुझे एक पूरा एनिमेशन यहाँ पे मिल गया है। ये जो है ये बेसिक एनिमेशन है अपना स्केचअप का। इसको मैं स्टॉप कर दूंगा और सीन 1 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं वापस सीन 1 पे आ जाऊंगा। अब क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका सीन 3 जो है वो सीन 2 या सीन 1 के बाद में आए, सीन 2 के बाद में ना आए, तो आप इसको मूव अप और मूव डाउन भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर भी हमारे जो सीन्स हैं वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो ये थे हमारे सीन्स और इससे स्टाइल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो के लिए। दूसरा आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसमें प्रोफिशिएंट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप इनको यूज करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन के और आइडियाज आने लगेंगे। आप चाहेंगे तो, आप चाहते हैं तो आप किसी भी तरह का इसका प्रेजेंटेशन इसमें बना सकते हैं। अभी इसमें एक चीज जो मिस हमने कर दी है वो है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि अगर हम एक और सीन में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ये वाला, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर अभी जो है मेरा वो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। मैंने यहाँ पे सीन ऐड कर लिया है, मैं कैमरा से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन कर लेता हूँ। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑन करने पे मेरा जितनी भी एजेस हैं वो सारी मेरी वर्टिकल आ गई हैं, वर्टिकल एजेस स्ट्रेट हो गई हैं और मेरे को एक प्रॉपर यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव मिल गया है। इसको मैं यहाँ से अपडेट कर लूँगा, तो जब भी आप इस सीन पे वापस आएंगे तो आपको हमेशा ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही मिलेगा। अगर आप इसको मूव कर देते हैं गलती से, या अगर आप इसको रोटेट कर देते हैं जिससे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हट जाता है, तो आप वापस इस पर क्लिक करेंगे और ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे हमें मिल जाएगा। यहाँ लिखा आ जाता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये थे हमारे बेसिक सीन्स, स्टाइल्स को यूज करने का तरीका। स्टाइल्स में कितने तरह की सेटिंग्स होती है, सीन्स में क्या क्या सेटिंग्स होती है, और हम किस तरह से उनको यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में।
और उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं हमारे मॉडल को एनहेंस करने में, उससे प्रेजेंटेशन को एनहेंस करने में। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसमें अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगी हो जो आपने आज नहीं सीखी हो और आपको लगा कि आप उसे बाद में यूज कर सकते हैं, या आप बहुत ही अच्छी आपको कोई चीज लगी हो, तो आप प्लीज उसे कमेंट में मेंशन कीजिए और हमें बताएं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट करके यहाँ से पूछ सकते हैं, जैसे कि हम पिछले 2 वीडियोस में कर रहे हैं। जो भी आपके कमेंट्स आते हैं हम उनको पहले रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद ही हम आगे काम करते हैं, या उसके बाद ही हम आगे वीडियो पे प्रोसीड करते हैं। तो वी होप कि आप इसमें और अटेंटिवली देखें, आप अटेंटिवली सीखें, और आप इससे कुछ एक अच्छा ही हमें आउटपुट दें। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, वीडियो में बोला था कि आप जो भी बनाएं, जो भी प्रैक्टिस करें, आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो हमें शेयर करें। आप उसके स्क्रीनशॉट्स को कमेंट में डालें या हमें पर्सनली शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जब आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आते हैं तो आप उसको जॉब नहीं कहते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कहते हैं कि आई एम एन प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। प्रैक्टिसिंग मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग योर वर्क। तो आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही अच्छे होंगे, उतने ही प्रोफिशिएंट होंगे अपने सॉफ्टवेयर्स में, और उतने ही आप अच्छे से अपना जो प्रोफेशन है उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल। थैंक यू।